हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 8। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, आज का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बस तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी इसमें नदी है जो पंचनाद में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास सतलज, सिंधु, झेलम। उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक हम बता देते हैं कि पंचनाद नदी में कौन कौन शामिल है। पहला है रावी नदी, दूसरा है झेलम, तीसरा है सतलज या सतलुज जो भी कहें आप, ब्यास, और एक है चिनाब। इसे ही पांचों नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? पंचनाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैंने आज जो सेट किया है एकदम बीपीएससी का जो लेवल है ना, उससे एकदम बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही लेवल है, लेकिन नीचे नहीं है। अगर आप 25 में से अगर 20 प्लस कर जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ हैं जो पंचनाद में शामिल हैं, और इसमें सिंधु नदी से शामिल नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसा आपको महसूस होगा कि ये अरे तो सिंधु नदी तो होगा ही होगा, तो बाकी में ऑप्शन आप भागना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए सिंधु नहीं है। पंचनाद नदियों में कौन कौन शामिल है? रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और यहाँ से सिंधु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये कहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो हम जानते हैं ये जो सिंधु नदी है यह तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के पास से एक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोखरचू के पास से ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो और कौन कौन सा है? सियोक हो गया, ठीक है, गिलगित है, इसके बाद जास्कर है। ठीक है, चलिए इतना याद कीजिए, है तो बहुत सारा, नुब्रा है, सीगर है, गेस्ट्रिंग है, द्रास है, तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बट जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो याद आपको रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंधु नदी को हम तिब्बत में से पता है किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी को हम तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिंगी खम्बन, याद रहेगा, सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं? तिब्बत में जानते हैं। तिब्बत में से हम लोग सिंधु को सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? बताना है आपको कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, सोन, यमुना या नर्मदा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये गुजरात में जा करके उधर जा करके किसमें? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। बाकी सोन हम जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, जिसे ये हमारा अमरकंटक मान लेते हैं। तो ये हमारे इधर से निकलती है नर्मदा, इधर से निकलती है सोन। और सोन जा करके यानी कि ये उत्तर दिशा में बहती हुई जाके मिल जाती है गंगा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि आप जानते हैं कि ऊपर में क्या है? विंध्या है। ठीक है, ऊपर में विंध्या जो पर्वतमाला है, और उसी के नीचे कौन सी है? आपका सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। ये दोनों जो पर्वतमाला है इसी के बीच से क्या बहती है? हमारा नर्मदा नदी। ठीक है, इसके अलावा भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ताप्ती नदी, कौन सा? ताप्ती नदी
और एक है हमारा माही नदी। ये भी दोनों नदी क्या है, ये भी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी के माध्यम से बहती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? आपको बताना है कि कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। और प्रयुक्त में से एक से अधिक होगा, ये में से कोई नहीं होगा। तो हम सभी को पता है, इसका आसान से आंसर है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक है, संगम मतलब कहाँ है? प्रयागराज में है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। ये भी हमें पता है कि सरस्वती लगभग क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और ये प्रयागराज कहाँ पर है? ये इलाहाबाद का दूसरा ये नया नाम है प्रयागराज, और ये यूपी में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी रुद्रप्रयाग में हम देखें यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिए। रुद्रप्रयाग में आपका थोड़ा सा रिमाइंड करने दीजिए, क्या है? रुद्रप्रयाग है ना? हाँ, रुद्रप्रयाग में आपको देखने को मिलेगा मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, अच्छा विष्णुप्रयाग भी है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखेंगे हम, ये धौली गंगा नदी, कौन सा? धौली गंगा नदी और अलकनंदा और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उससे हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग, जबकि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं उससे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान का नाम है देवप्रयाग, और यहीं पर इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? कंबाइन बोल कर हम लोग क्या बोलते हैं इस नदी को? गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है गंगा। ठीक है, और गंगा अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, उसके बाद उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गंगा की जो कुल लंबाई है वो भी आप याद रखें 25 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसी के आसपास आप देखेंगे, जो भी होगा उसी को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए याद रखनी थी। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में आने की याद कीजिए, लौटते हुए मानसून, याद आया? लौटते हुए मानसून में क्या होता है? यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होती है, तो उसमें देखेंगे कि जब लौटते हुए मानसून आता है उसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाता है? सर्दी आ जाती हैं, तो उसमें यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि कुछ मेरा इस तरह से भारत है, हमको भारत का नक्शा बनाने नहीं आता, प्ले ज्योग्राफी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बट थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर तमिलनाडु, इधर मेरा इस एरिया में है ना, इधर एरिया में तमिलनाडु है, तो यहाँ से देखेंगे कि इधर से लौटता मानसून किधर से आएगा? ये तो जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से, हमारा पूरे भारत में बारिश होती है जून में जो आना शुरू होता है। इस बात से ये जब लौटता है तो लौटते के क्रम में क्या कहेंगे? जब वापस आ रहा होगा तो क्या कहेंगे? लौटते हुए मानसून कहेंगे। ये लौटे मानसून क्या कहेंगे? उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब यानी कि कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो होता है उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई बात समझ में? जब पूरे भारत में बारिश होता है जून में, जब स्टार्टिंग होता है 1 जून में, जब केरल में प्रवेश करता है मानसून, तो उसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। नीचे दक्षिण है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से बात ये क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है, और जब वापस लौट रहा होगा तो उसमें लोग क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और बनाया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले भारत के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? आधा। ठीक है, तो इसको देखिए, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले भारत के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, यानी कि भारत जो टोटल जो एरिया है उसमें से कितना
75% से कम वार्षिक वर्षा होता है। तो पहले जो आधा लिखा है उसको परसेंट में चेंज कीजिए, आपको आसान हो जाएगा समझने में। आधा मतलब कितना, 50%। तो क्या लगता है कि 75% से कम बारिश होती है हमारे भारत में, आधे एरिया में। भारत का जितना ही एरिया है उसमें क्या 50%, मात्र 75% से कम बारिश होती है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कहता है 2/3, इसको बदलिए परसेंट में। तो जब बदलेंगे तो लगभग हो जाएगा ये 200/3, यानी कि 66 के आसपास मान सकते हैं, 66%। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब है 1/3, 1/3 मतलब कितना, 1/3 को जब परसेंट में चेंज करेंगे आप तो निकल जाएगा आपका 33% के आसपास। तो हाँ, ये सही लग रहा है कि 1/3 हो सकता है कि 75% से कम वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो लगभग 1/3 मतलब कि 33% के आसपास हो सकता है। तो हम इसमें अगर तुक्का लगाना भी चाहें तो सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अनुभव होना चाहिए कि हमारे देश में कितना बारिश कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 100 से ऊपर ही बारिश होती है, कम नहीं होती है, एवरेज औसत है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बताने के लिए देखिए बहुत कुछ है, बताने को रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा हम एक ही क्वेश्चन में अगर टाइम दे देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत टाइम निकल जाएगा, आप वीडियो लंबा हो जाएगा, तब कहेंगे सर 25 क्वेश्चन में हमने इतना घंटा लगा दिया। तो थोड़ा सा ये भी लेके चलना पड़ता है, रियलिटी यही है। ठीक है, बाकी आप अपना अपना राय दे सकते हैं कि क्या और भी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, कर सकता हूँ, तो आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप अपना कमेंट राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि इतना सफिशिएंट है या फिर और आप लोग चाहिए आप लोग को रोज़। ठीक है, तो ये ज़रूर थोड़ा सा कमेंट किया कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुख होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के संबंध में तथ्य नहीं है? कौन सा दक्षिण भारत के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है जो यहाँ तथ्य दिए गए हैं। तो पहला तथ्य ये दिया गया है कि यहाँ तापमान की दैनिक सीमा कम है। ठीक है, तो दैनिक सीमा कम है, तो ये तो सही लग रहा है कि हाँ जो तापमान है, टेम्परेचर है, दैनिक सीमा से कम है। हाँ ठीक है ना। दक्षिण में भले ही दक्षिण का भारत है, लेकिन हम मानते हैं इक्वेटर के पास में है ना, लेकिन वहाँ वर्षा भी तो होता है, तो लोग नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ रहता है, तो सीमा से कम है ऐसा तो नहीं कह सकते। यहाँ तापमान की कम तो नहीं होगा, हाँ इक्वेटर के पास है ना, हाँ ठीक तो है, इक्वेटर के पास है तो थोड़ा सा कम तो नहीं होगा, आसपास में ही होगा, कम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा है कम है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, यहाँ तापमान की वार्षिक सीमा कम है, तो वार्षिक वर्षा जो है थी, तापमान है, वार्षिक सीमा दोनों एक ही हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर वार्षिक सीमा है, यहाँ पर दैनिक सीमा है। ठीक है, तो ऐसा भी ये भी नहीं है। ठीक है, और सी नंबर में है कि यहाँ चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, तो ये क्या है, गलत है, ये तथ्य सही नहीं है इसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे ना, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लिखा है ना तथ्य नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि नहीं को काटिए पहले। अब देखिए ये कौन सा तथ्य है, आप ये चेक करें कि कौन सा तथ्य सही है। तो देखिए पहले अब चेक करते हैं। पहला है कि यहाँ तापमान की दैनिक सीमा कम है, तो दैनिक सीमा यहाँ पे कम है। ठीक है, इक्वेटर के पास है तो दैनिक सीमा यहाँ पे कम है। अब इक्वेटर के तो बगल में है, लेकिन क्या आपको लगता होगा कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में देखेंगे कि उत्तर भारत की तरफ जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो गर्मी का जो सीज़न होता है, वहाँ पे देखेंगे कि तापमान लगभग 48 के आसपास पहुँच जाता है, जबकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दक्षिण भारत का, वो नॉर्मली 26 डिग्री से लेकर के कहाँ तक रहता है, 32 डिग्री तक रहता है। ठीक है, तो दैनिक सीमा से यहाँ पर देखेंगे कि कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उत्तर भारत में देखें, मैंने बताया कि वहाँ देखे होंगे कि उत्तर भारत में ये टेम्परेचर 48, 47, 46, 45 के आसपास पहुँच जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ये नॉर्मल 26 और 32 के रेंज में रहता है। ठीक है, तो दैनिक सीमा से यहाँ पर तो कम कर सकते हैं, तो यह पहला पॉइंट तो सही लग रहा है। यहाँ तापमान की वार्षिक सीमा कम है, यानी कि एवरेज अगर निकाला जाए तो यहाँ भी देखेंगे साल भर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 31 के आसपास ही रहता है, एवरेज निकाला जाए तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, सी में कि यहाँ चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है, गलत है, यानी गलत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 6 का हो जाएगा सी, या चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, चंदन किस प्रकार का उदाहरण है? चंदन किस प्रकार का उदाहरण है? सदाबहार वन है, डेल्टाई वन है, या पर्णपाती वन है, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, पर्णपाती वन किसको कहते हैं? जो पौधे वर्ष के एक दौरान, जो एक वर्ष के दौरान एक बार सारे पत्ते एक बार क्या करते हैं, एक बार में सारा पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं।
ऐसे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। और पर्णपाती वन में एक बार क्या होता है, सारे पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। जबकि सदाबहार वन में क्या होता है, एक बार अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, गिरते हैं लेकिन थोड़ा एक एक करके दो करके इस पर गिरते रहते हैं, सालों भर वो गिरते रहते हैं और नया मतलब पत्ता आते रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं सदाबहार वन। लेकिन चंदन क्या है, चंदन का देखेंगे उसका एक बार पत्ते सारे झड़ जाते हैं, नहीं कह सकते वो पर्णपाती वन में आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन सेट किया है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, कहीं फंस ना जाइए आप। क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़िए, समझिए और ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, अब देखिए कि ऑप्शन से अच्छे से पढ़िए और समझिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है, बाघों के साथ तेंदुए चीतों के संरक्षण के लिए भी रूपरेखा प्रदान करता है। किसके बारे में बताना है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताना है कि क्या ये बाघों के साथ ये या तेंदुए चीतों के संरक्षण के लिए भी रूपरेखा प्रदान करता है। बी नंबर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। सी में है ए या बी, ए होगा या बी, ए या बी में से कोई एक सही हो सकता है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बाघों के साथ तेंदुए चीतों के संरक्षण के लिए भी रूपरेखा प्रदान करता है, प्रोजेक्ट टाइगर में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बट देखिए सी ऑप्शन को देखिए क्या दिया हुआ है कि ए या बी, ए होगा या बी होगा, तो ए तो गलत है तो बी होगा ना, जिसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर से एक से अधिक होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, ऊपर से एक से अधिक होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर बी ही होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। अगर एग्जामिनर जो पूछा है सब इस क्वेश्चन को पूछा है तो फिर किस बेस से पूछा है, क्योंकि यहाँ पर अगर सी भी लेकर चलेंगे तो ए और सी दोनों सही है, ठीक है। तो ऊपर से अधिक ऑप्शन सही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि इसका जो आंसर है ये बी वाला सिर्फ सही दिख रहा है, ये वाला कि ये सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो फिर आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए या सी होना चाहिए तो डी होना चाहिए, ये तो खैर नहीं होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी तो सही है और बी भी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर है इसका बिल्कुल सही, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ठीक है। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, एक दो और भी बनाए, चलिए इसको देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा गलत मिलान किया हुआ है, ठीक है। चलिए कौन सा गलत मिलान है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को अधूरा बनाया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इधर जो दिया गया है ये तो इधर दिया हुआ है कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, सुंदरवन, नोकरेक और मनारघाटी, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी, ठीक है। तो ये मान्यता वर्ष है कि कब दिया गया था, तो वो मिलान करना है आपको, ठीक है। तो यहीं पर वही चीज़ थोड़ा सा इसको लिखना छूट गया है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि इधर जो ये वर्ष दिया हुआ है ये दिया हुआ है बायोस्फीयर का जो मान्यता प्राप्त है इसको कब दिया गया था, ठीक है। मान्यता वर्ष बताना है आपको। तो देखिए पहले सुंदरवन है तो क्या इसको 2001 में मिला था, नोकरेक क्या इसको 2009 में मिला था, मन्नारघाटी क्या इसको 2001 में मिला था। क्या उपयुक्त में से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका देखिए हम जानते हैं कि सुंदरवन को 2001 में दिया गया था, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। नोकरेक को 2009 में दिया गया था, ये भी सही है। और मन्नार की खाड़ी को भी 2001 में दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी कह सकते हैं इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यानी कि 10 का डी सही आंसर है इसका, ठीक है। बाकी हम जानते हैं कि सुंदरवन जो है कहाँ है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, जबकि नोकरेक है आपका मेघालय में, ध्यान रखिएगा कहाँ है, मेघालय में है नोकरेक। मन्नार की खाड़ी तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको बताना है
कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। चलिए, तो ऑप्शन है आपके पास 12, 8, 13। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर है 12। कितना? 12। ठीक है, भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत द्वारा जो स्थापित जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसकी संख्या है 18। कितनी है? 18 है। लेकिन यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो सिर्फ 12 है। ठीक है, 12 में आप ध्यान रखेंगे, 3 तो यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए 9 को ढूंढने का। ठीक है, उसमें से 1-2 का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, और नीलगिरी जो केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, बाकी एक ग्रेट निकोबार भी है, एक पन्ना है, बाकी कुछ और होंगे, 2-4 छूट गए हैं। ठीक है, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 71 में, 72 में या फिर 81 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 में नहीं, 71 में, 1971 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माफ़ कीजिएगा, 1971 में। ठीक है, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो की थी 1971 में। ठीक है, अच्छा, इसका जो उद्देश्य था ना, बायोस्फीयर रिजर्व को जो कार्यक्रम जो लाना था, इसका जो उद्देश्य था उसका ये उद्देश्य ये था कि लोगों और उनके वातावरण के बीच का संबंध को क्या करना था? सुधारना था और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना था। ठीक है, लोगों को और वातावरण के बीच में क्या करना था? संबंध को सुधारना था और वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था। इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्नलिखित अनुपात में से किसी को नहीं होगा, यहाँ पर किसको होगा? ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। किसको वन के अंतर्गत रखने का लक्ष्य रखा गया है? 33, 44 या 55? यहाँ पे परसेंट है। ठीक है, 44% या 33% या 55%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33%। ठीक है, 33% वन को रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में फिलहाल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, तो ये है 24.56%। ठीक है, ये फिलहाल कंडीशन है भारत की, जबकि लक्ष्य कितना है? 33% का, 33% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, होना भी चाहिए इतना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये रिपोर्ट किसका है? कितना परसेंट है? तो ये रिपोर्ट है ISFR। ठीक है, ये इसका रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट, I फॉर इंडियन, S फॉर स्टेट, F फॉर फॉरेस्ट और R फॉर रिपोर्ट। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट के अनुसार ये वाला है 24.56%। ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादन श्रेणी है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे क्या होता है? अधिक उपजाऊ और सबसे व्यापक होता है, यानी कि व्यापक सबसे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी यही पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा उत्पादक भी होती है, यानी कि सबसे अच्छा इसमें उत्पादन होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कितना परसेंट है भारत में, तो ये देखेंगे कि 43% के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है भारत में। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या भरपूर मात्रा मिलता है, तो एक तो ह्यूमस मिलता है, पोटास मिलता है। ठीक है, पोटास, चूना, ठीक है, पोटास, चूना, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, फास्फोरस कम होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें फास्फोरस की कम मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और ह्यूमस तो मैंने बताया ही, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस, चूना और पोटास इसमें समृद्ध मात्रा में मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में और नर्मदा और तापी के मैदानों में ये मिट्टी देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, और जलोढ़ मिट्टी हम जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर, 2 भागों में। खादर क्या होती है? नई मिट्टी। बांगर क्या होती है? पुरानी मिट्टी। ठीक है, पुरानी मिट्टी में ध्यान रखिएगा कंकड़ ज़्यादा पाया जाता है, किससे तुलना में?
नई मिट्टी के तुलना में। चलिए आगे देखते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लवणीय मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी को हम लोग जानते हैं काली मिट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। काली मिट्टी को हम लोग जानते हैं, इसमें किसी खेती अच्छी होती है कपास की, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? काले कपास मिट्टी, है ना। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और ये आपको मिट्टी ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक में अच्छा खासा मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पंजाब, ठीक है, पंजाब नहीं, पंजाब में तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है ना। काली मिट्टी और आपको देखने को मिलेगा, चलिए गुजरात लिख सकते हैं आप, गुजरात, ठीक है, गुजरात, साथ साथ में महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सिंपल क्या है ना कि आप मालवा पठार और ये दक्कन का जो पठार है उस एरिया वाले में पूरा काली मिट्टी फैली हुई है, ठीक है ना। चलिए, लाल मिट्टी आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीर्ष मिट्टी के नुकसान का मुख्य कारण है? ठीक है, शीर्ष मिट्टी के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो ऊपरी मिट्टी होती है उसका नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या है? वायु अपर्दन है, अत्यधिक निश्चलन है, या जल अपर्दन है? तो देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जल अपर्दन की वजह से क्या हो रही है, जो शीर्ष मिट्टी है उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है, जल अपर्दन की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि लवणीकृत हो रही है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि भूमि योग्य भूमि जो है वो क्या हो रही है? लवणीकृत हो रही है। तो ये हो रहा है किसी वजह से, जिप्सम मिलाने की वजह से, या अधिक सिंचाई की वजह से, या उर्वरकों का प्रयोग से, या फिर ये क्या आपसे आ गया मन्नार की खाड़ी, इसे यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, उपयुक्त में से अधिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अधिक सिंचाई से, ठीक है। और ये खास करके आपको देखने को मिलेगा पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में कि वहाँ पे लवणीकृत जो मिट्टी हो रहा है वो अधिक सिंचाई की वजह से हो रहा है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिट्टी भूमि लवणीकृत हो रही है, किस वजह से? तो सिंचित की वजह से, वहाँ सिंचाई ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्षर बाढ़ का अनुभव करता है? क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है पढ़ने में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्षर, अच्छा हाँ ये अक्षर होना चाहिए, अक्षर, कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है, ठीक है। कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? बिहार, पश्चिम बंगाल या असम, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तब देखेंगे कि बिहार भी बाढ़ से ग्रसित रहता है, पश्चिम बंगाल भी रहता है और असम भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में ए से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। उत्तरांचल के निम्नलिखित जिलों में से किसी एक में मालपा भूस्खलन आपदा हुई थी, ठीक है। बताना आपको उत्तरांचल के निम्नलिखित जिलों में से किस एक में मालपा भूस्खलन आपदा हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ पे? पिथौरगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। ये देखिए उत्तरांचल में उस समय हुआ था, उसमें ये उत्तरांचल में था, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे ये कहाँ पर है? यूपी में आ जाएगा आपका पिथौरगढ़, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था ये घटना? आई थिंक 1998 के आसपास हुआ था, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेटा होगा 1998। देख लीजिएगा एक बार सर्च करके कि ये जो आपदा आई थी, भूस्खलन हुई थी, कब हुई थी? 1998 में हुआ था या कोई और डेट था, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं इसको पिन करवा दूंगा, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या सही है, यही है या फिर कुछ और था, बट मुझे लगता है 1998 में ही ये घटना हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा ये जो घटना हुई थी ना, ये भारत में जो है जितने भूस्खलन हुए हैं उसमें सबसे भीषण जो भूस्खलन हुआ उसमें से एक था ये वाला घटना, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों में बाढ़ आती है? सर्दियों के महीने में, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऊपर मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन मैं एक लिया हूँ, तो ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में बाढ़ आती है? अब बताइए कि सर्दियों में कहाँ पर बारिश होती है?
लौटते मानसून से कहाँ पर होता है? वेरी गुड, तमिलनाडु में। तो जाहिर सी बात है बाढ़ भी कहाँ आएगी? वहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इधर? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप नदी स्थित है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र में। देखिए इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं तो मतलब बहुत पीछे जा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती हैं? पाकिस्तान, तिब्बत या बांग्लादेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती हैं। हम जानते हैं तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं ये, है ना, ब्रह्मपुत्र, और ये निकलते हैं, ये भारत में प्रवेश करती हैं, और भारत में प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती हैं? बंगाली खाड़ी में विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ए नंबर 22 का ए। ठीक है, यहाँ से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, असम की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? माजुली को, लोहित को, या दिसपुर को? ठीक है, तो असम की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो है माजुली। ठीक है, माजुली को क्या कहा जाता है? असम की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, और माजुली द्वीप कहाँ पर है? हमें पता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, उसी के बीच बना हुआ है ये माजुली द्वीप, है ना, पता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक क्या है? नदी द्वीप है ये माजुली। और ये क्या है? ये असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? बर्फानी जो तूफान है किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? वायुमंडलीय, जैविक, या लौकिक? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। ठीक है, वायुमंडलीय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं वायुमंडलीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी मैं इस क्वेश्चन का डिटेल्स में 25 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन का, मतलब 24 का ही फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। निम्नलिखित प्राकृतिक खतरों में से कौन से खतरे का जलीय आपदा में रखा जा सकता है? कौन सा? निम्नलिखित प्राकृतिक खतरों में से कौन से खतरे को जलीय आपदा में रखा जा सकता है? जलीय आपदा में रखा जा सकता है। बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, या सुनामी? उपरोक्त में से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं रखा जा सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट को नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे कि जो आपदा आती है ना, उसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? लौकिक, एक होता है जलीय, क्या होता है? जलीय, और एक होता है जैविक। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या था हमारा 24 में? जैविक था ना, ये बर्फीली जो तूफान है वो क्या था? नहीं, वायुमंडलीय था। ठीक है, हाँ, मतलब कि इसी को बर्फानी तूफान है ना, वायुमंडलीय। अच्छा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक और बांट सकते हैं ना, लौकिक हो गया तो वायुमंडलीय हो गया, तो एक तरफ से और बांट दीजिए आप, वायुमंडलीय बांट लीजिए। 4 भागों में बांटा गया है मतलब। ठीक है, एक मेरा दिमाग से निकल गया था, मंडलीय। ठीक है, ये 4 भाग। ठीक है, तो वायुमंडल में जो घटना घट रही हैं, जैसे आपदाएँ आती हैं, उसको हम लोग वायुमंडलीय आपदा कहेंगे। जैसे बर्फीली तूफान, गरज, बवंडर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, ठंड। ठीक है, ये सब आ जाएगा किस में? वायुमंडलीय तूफान में। ठीक है, मतलब कि खतरे जो होते हैं उसमें आ जाएंगे। बाकी लौकिक में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, भूस्खलन होना, हिमस्खलन होना, धंसना, मृदा अपरदन होना, ये सभी किस में आ जाएगा? लौकिक में। जली में कौन कौन सा आ जाएगा? जो जल से संबंधित होगा, जैसे कि बाढ़, ज्वार भाटा की लहरें जब आती हैं तो भी वो उससे भी क्या कहेंगे? उसको जलीय आपदा कहेंगे। तूफान का बढ़ना, सुनामी का आना, ये सभी क्या है? जलीय आपदा है। जबकि जैविक में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे उपनिवेश के रूप में पौधे या जानवर, जैसे टिड्डियाँ आदि कीड़ों का संक्रमण, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल, जैसे बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब क्या है? जैविक आपदा है। बात समझ में आया? तो ये 4 भागों में बांटा गया है, वायुमंडलीय, लौकिक, जलीय और जैविक। ठीक है, तो लौकिक में देखेंगे कि भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, तो ये क्या है? लौकिक है। मतलब कह सकते हैं, मतलब कि कह सकते हैं जो अचानक से हम लोग का कोई रोल नहीं है उसमें, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा कैटेगराइज करके रखें। ठीक है, अब बोलिएगा तो पूरा डिटेल्स इसका जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि सर इसका जो
प्योर जो PDF है, और वायुमंडलीय में कौन कौन आएंगे, लौकिक में कौन आएंगे, जलीय में कौन आएंगे, जैविक में कौन होंगे, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लग रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट में मैं ऑलरेडी मैं लिख करके ला दूंगा और स्क्रीनशॉट रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।